गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर की एक 11वीं क्लास है और आज 11वीं क्लास का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको नाउन क्लॉज के रूप में और एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में प्रयोग करना हम कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज के रूप में प्रयोग करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज होती क्या है। तो एडवर्ब क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती है और ये क्लॉज निम्नलिखित कंजंक्शन से प्रारंभ होती है। अब वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिनसे एडवर्ब क्लॉज प्रारंभ होती है। नंबर ए है समय के लिए। अगर वाक्य में समय दिया है, समय के लिए व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल, इन कंजंक्शंस का प्रयोग समय के लिए एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन। मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अब इसमें हम वाक्य को बनाएंगे। जैसे आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, या फिर हम व्हेन का प्रयोग करके भी इस वाक्य को बना सकते हैं। यानी व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ये वाक्य क्या हो जाएगा? वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। एक बात याद रखेंगे, हार्डली तथा स्केर्सली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है, जैसा कि उदाहरण नंबर 2 में दिया हुआ है। इसके बाद बी नंबर, स्थान के लिए। स्थान के लिए वेयर, वेयर एवर, वेन्स, वाइदर आदि का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। जैसे वाक्य पहला, गुरु नानक वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। यानी गुरु नानक कई स्थानों पर गए, उनका हर जगह सम्मान किया गया, उनका हर जगह वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। तो ये वाक्य बन जाएगा हमारा, गुरु नानक वाज वेलकम्ड, यानी वेयर एवर ही वेंट। गुरु नानक का स्वागत किया गया, वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, ही वेंट वह गए। अब है नंबर सी, उद्देश्य प्रकट करने के लिए। उद्देश्य प्रकट करने के लिए सो दैट तथा लेस्ट आदि कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। एक बात याद रखेंगे कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है तथा इसके बाद नो या नॉट आदि नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पहला, ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट सम बुक्स। वह मार्केट गया, उसने कुछ किताबें खरीदी। अब मार्केट जाने का उद्देश्य क्या था? किताबों को खरीदना। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट टू मार्केट सो दैट ही कुड बाई सम बुक्स। यानी वह
बाजार गया, सो दैट मीन्स होता है ताकि ही कुड बाई सम बुक्स, वह कुछ किताबों को खरीद सके। दूसरा वाक्य है स्टडी केयरफुली यू विल फेल, सावधानी पूर्वक अध्ययन करो, यू विल फेल यानी तुम फेल हो जाओगे। वाक्य है स्टडी केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, यानी सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। अब नंबर आता है डी। डी में क्या है, कारण प्रकट करने के लिए। अगर वाक्य में कारण प्रकट हो रहा है तो कारण प्रकट करने के लिए बिकॉज, एज, सिंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे सी वाज इल, सी कुड नॉट अटेंड द क्लास, वह बीमार थी, वह क्लास अटेंड नहीं कर सकी। तो क्लास अटेंड ना करने का कारण क्या था कि वो बीमार थी। अब हम इसमें जो रिजल्ट निकल के आता है उसको पहले लिख लेते हैं, उस वाक्य को हम पहले लिख लेते हैं, और जो कारण होता है उस कारण वाले वाक्य को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। जैसे सी कुड अटेंड द क्लास, इसको हम पहले लिख लेंगे, ये हमारा परिणाम निकल के आया है। अब बिकॉज का प्रयोग करके हम जो कारण वाला वाक्य है उसको जोड़ देंगे, यानी सी वाज इल, वह क्लास अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि वह बीमार थी। अब नंबर ये है कंडीशन, यानी शर्त प्रकट करने के लिए। शर्त प्रकट करने के लिए इफ, वेदर या अनलेस का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे वाक्य दिया है वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कठिन परिश्रम करो तुम सफलता प्राप्त करोगे। तो अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, ये सब शर्त है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम वाक्य क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। एफ नंबर है हमारा अगला, रिजल्ट यानी परिणाम प्रकट करने के लिए। किसी स्थिति के बहुत अच्छे या बहुत बुरे हो जाने पर परिणाम स्वरूप यदि कुछ नहीं किया जा सकता तो प्रिंसिपल क्लॉज में वेरी के स्थान पर सो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज में दैट का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे प्लेड गेम वेरी स्किलफुली नो वन कुड डिफीट देम, यानी वे बहुत ही स्किलफुली यानी कुशलतापूर्वक उन्होंने गेम को खेला, कोई भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकता था। अब उन्होंने वाक्य क्या हो जाएगा, वेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग कर देंगे। दे प्लेड गेम सो स्किलफुली, और फिर दैट का प्रयोग करेंगे, यानी दैट नो वन कुड डिफीट देम। इसके बाद नंबर है, देखो नोट, हाँ नोट और देख लेते हैं क्या लिखा है। यदि एक कार्य के प्रारंभ होते ही दूसरा कार्य भी प्रारंभ हो रहा हो तो एडवर्ब क्लॉज को एज सुन एज या नो सूनर डिड देन के प्रयोग से बनाया जाता है। जैसे द पुलिस केम द मूव डिस्पर्स्ड, यानी एक कार्य के प्रारंभ होते ही दूसरा का, पुलिस आई और भीड़ जो थी वो तितर बितर हो गई। तो जैसे ही पुलिस आई वैसे ही भीड़ तितर बितर हो गई, तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज द पुलिस केम द मूव डिस्पर्स, यानी जैसे ही पुलिस आई भीड़ तितर बितर हो गई। या फिर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं नो सूनर का प्रयोग करके, नो सूनर डिड द पुलिस केम द देन द मूव डिस्पर्स्ड। जी नंबर है कंपैरिजन, यानी तुलना प्रकट करने के लिए। तुलना प्रकट करने के लिए देन, सो एज तथा एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे
वाक्य हमारा है राम इज वाइज, शाश्वत इज इक्वली वाइज। यानी राम बुद्धिमान है, शाश्वत जो है वो उसके बराबर बुद्धिमान है। तो क्या हो जाएगा वाक्य हमारा, शाश्वत इज एज वाइज एज राम। यानी शाश्वत इतना बुद्धिमान है जितना कि राम। एच नंबर है कंट्रास्ट, यानी विरोध प्रकट करने के लिए। अगर दो विरोधी बातें हों, अगर दो विरोधी कथन हों, तो हम दो या आल दो का प्रयोग करते हैं। दो या आल दो का प्रयोग करके हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को बना सकते हैं एडवर्ब क्लॉज के रूप में। जैसे आई वर्कड, यानी ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। अब भाई जो कठिन परिश्रम करेगा उसको पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो फेल हो गया। तो ये हमारे दो विरोधी कथन हो गए। वाक्य क्या बनेगा हमारा, दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड। अगला वाक्य एक और देख लेते हैं। लिखा है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है वह ईमानदार है। तो क्या हो जाएगा, दो आल दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। एक बात याद रखेंगे, दो के साथ कॉमा का ही प्रयोग करना चाहिए, आल दो के साथ येट का प्रयोग शुद्ध है, लेकिन बट का प्रयोग बिल्कुल अशुद्ध है। हम दो या आल दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अशुद्ध माना जाता है। अगला नंबर है मैनर, यानी ढंग प्रकट करने के लिए। ढंग प्रकट करने के लिए एज, एज इफ, एज दो या इन दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य हमारा, ही लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ, ही सीम्ड टू बी ए किंग, यानी वह एक बड़ा ही आरामदायक जीवन व्यतीत करता है, जीता है। ही सीम्ड, वह प्रतीत होता था, टू बी ए किंग, एक राजा की तरह, जैसे कि वो एक राजा हो। तो ही लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ एज ही वर ए किंग, यानी वह एक लग्जरियस लाइफ जीता था, एज ही वर ए किंग, जैसे कि वो एक राजा हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।